वेलकम किड्स। आफ्टर पार्ट वन जहां हमने एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ा, अब हम आएंगे पार्ट टू पे जहां पे हम एक्चुअली सारे स्टेप्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स पढ़ेंगे जो हम ग्रो करते हैं इन आवर कंट्री। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले एज आई सेड टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स जो है हम ग्रो करते हैं अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। तो वो है राबी एंड खारिफ। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? आप सब जानते हैं सीजनल चेंजेस होते हैं, और आपने पिछले जूनियर क्लासेस में सॉइल की रिक्वायरमेंट के बारे में पढ़ा, सॉइल की नीड्स के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ सॉइल्स के बारे में पढ़ा जिसमें हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए हमारी जो टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हैं वो राबी एंड खारिफ हैं। राबी जनरली प्लांट करी जाती है नवंबर में, और आफ्टर दैट यू हैव अ लॉट ऑफ स्टेप्स जो आप प्लांटिंग के बाद करते हो, जिसको हम इसके बाद पढ़ेंगे। जितने स्टेप्स हम पढ़ेंगे वो सारे नवंबर के बाद अप्लाई होने शुरू होते हैं वन बाय वन, जब तक अप्रैल में हमारी क्रॉप कंप्लीटली प्रिपेयर नहीं हो जाती हार्वेस्ट करने के लिए। तो यानी जो भी आप राबी क्रॉप्स ग्रो करेंगे नवंबर में, आपको अप्रैल में वो मिलेंगी। बट जस्ट थिंक, इसमें से वीट, बार्ले, पी, ग्राम आप पूरा साल यूज करते हो। तो जब आप इसको नवंबर से अप्रैल तक का पीरियड देते हो, यू हैव टू थिंक कि वो कितना कंजम्पशन होगा। हमें पूरे साल का भी रियलाइज नहीं होता कि वो अप्रैल में ही हार्वेस्ट होगा और इतने महीनों में ही उगाया गया है। हमारे लिए तो ऐसा होता है कि वो रोज ही ग्रो किया जा रहा है। ऑलराइट, सो जब ये सब चीजें की जाती हैं तो ये सोच के किया जाता है कि पूरे थ्रू आउट द ईयर कहीं पे भी खाने की कमी ना हो, बिकॉज वीट इज वन ऑफ, वीट, बार्ले, ये सारी चीजें तो आपका स्टेपल फूड है। हम रोज उसे यूज करते हैं, रोज। एंड सीइंग द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, जस्ट इमेजिन कि कितनी क्वांटिटी में ये ग्रो किया जाता होगा। एंड द सेकेंड कैटेगरी इज खारिफ। नाउ खारिफ की क्या स्पेशलिटी है? आप उसको जून में प्लांट करते हो। एज आई सेड, जून के बाद जितने इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं एक प्लांट को ग्रो करने के लिए, उनका बहुत ध्यान रखा जाता है, क्योंकि अगर आप किसी भी स्टेप में गलत हुए, आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी, क्योंकि वो वाली पूरी फसल आपकी खराब है। उससे फार्मर को तो नुकसान है ही है, हमारी सप्लाई में, हमारे पास अप्रोच में भी बहुत बड़ा नुकसान होगा, बिकॉज मार्केट में उसकी किल्लत हो जाएगी। आई मीन मार्केट में वो खत्म हो जाएगा। सो अक्टूबर में जब वो क्रॉप पूरी तरह से तैयार हो जाती है, तो उसको सेल करना शुरू किया जाता है डिफरेंट चेन्स में, और उसकी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, राइस, मेज, कॉटन एंड ग्राउंडनट। एंड टू योर सरप्राइज अगेन, राइस एंड मेज आर ऑल्सो वन ऑफ द टाइप्स ऑफ फूड आइटम्स जो आप थ्रू आउट द ईयर खाते हो। यस, लोगों को चावल बहुत पसंद है। एक दिन छोड़ के, अगर आप रोज रोटी नहीं खाते होगे तो कम से कम एक दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के, बट चावलों का कंजम्पशन होता है। बट टू योर सरप्राइज सिर्फ इसी पीरियड में हम उसको उगाते हैं, ये सोचकर कि थ्रू आउट द ईयर आपके घर में या आपकी स्टेट में या आपकी लोकेलिटी में उसकी कहीं पे भी कमी ना आए। So, children, please keep in mind the two types of crops, especially the seasons in which they are grown and they are harvested with their examples. Okay? Now let's talk about the very important thing, and that's the agricultural practices. ये steps धीरे धीरे समझेंगे, हैं बहुत सिंपल, लेकिन जब आप वन बाय वन सोचना शुरू करोगे तो आपको अपने आप दिमाग में आना शुरू हो जाएगा, इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है, और आप भी किसी फार्मर से कम नहीं बनोगे बाय द एंड ऑफ द चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप, quick revision, then I'll take all the steps one by one. So we start with plowing, and then we move to leveling, then we move to selecting healthy seeds, then we actually sow the seeds. After sowing of seeds, we add manures and fertilizers. After that is done, soil has become healthy, irrigation process is done. Irrigation के बाद you have the harvesting season. हार्वेस्टिंग पे बात खत्म नहीं हो जाती। आफ्टर दैट देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड थ्रेशिंग, एंड आफ्टर थ्रेशिंग यू हैव विनोइंग, एंड विनोइंग के बाद इट्स स्टोरेज। एंड स्टोरेज पे भी स्टोरी एंड नहीं होती। एज आई सेड, स्टोरेज तब तक है जब तक आप इसको कंज्यूमर्स के पास नहीं पहुंचा देते, स्टोर्स में नहीं पहुंचा देते। सो फ्रॉम स्टोरेज टिल ऑल द सुपरमार्केट्स और द किराना स्टोर्स जहां से आप लेने जाते हो, वो एक बाद का कमर्शियल स्टेप आता है। बट यस, सीड्स को, प्लांट को ग्रो करने के लिए हमारे ये स्टेप्स होने मैंडेटरी हैं, बहुत जरूरी है।
किसी भी पॉइंट पे अगर आप मिस कर देते हो और उसका ढंग से स्टेप्स को फॉलो नहीं करते हो, नुकसान आपका ही होगा, क्योंकि पूरी सॉइल, पूरा प्लांट, पूरी फसल जो है वो बिल्कुल खराब हो जाएगी। तो इतनी मेहनत करने का कोई फायदा नहीं होगा अगर आप शुरू से लेके बहुत सीरियसली एक एक स्टेप को फॉलो करते हो और मान लो फॉर लास्ट में स्टोरेज में ही आके आप थोड़ा सा नेग्लिजेंस होते हो, तो क्या हुआ? अगर वहां कीड़ा लग गया या वहां किसी ने उसको खा लिया तो ये सारी मेहनत बेकार है। एंड यू कांट ब्रिंग बैक टाइम। आपने देखा कि कब आप उसको सो करते हो और कब हार्वेस्ट करते हो, वो सारा टाइम पीरियड दोबारा नहीं आएगा। तो इतने आपको टाइम के साथ कंस्ट्रेंट्स लेके सोचना पड़ता है। तो अब हम बढ़ते हैं वन बाय वन डिटेल लर्निंग ऑफ स्टेप्स। सो नाउ आई मूव टू स्टेप नंबर 1 एंड दैट इज कॉल्ड प्लोइंग। अब आप सबने इसको देखा होगा, है ना? अगर सच्ची में नहीं देखा होगा, किसी फार्म पे कभी विजिट नहीं किया होगा, तो आई होप आपने मूवीज में कहीं ना कहीं देखा होगा, सॉन्ग्स में कहीं ना कहीं देखा होगा, वीडियो क्लिप्स में कहीं ना कहीं देखा होगा। और आपने ये भी देखा होगा किस तरह से किसान जो है बैलों को लेके हल जोतता है, जो हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं हल जोतना। हल जोतने का क्या मतलब होता है, जिसको हम प्लोइंग बोलते हैं एक्चुअली में। क्योंकि जब हमें क्रॉप उगानी होती है तो हमारा सीधा दिमाग यही आता है, सीड डालो और बाकी के स्टेप्स। तो आपका स्टेप्स का शुरुआत होता है सीड्स को सो करने से, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहली चीज जो है वो है उस सॉइल को प्रिपेयर करना, जिस सॉइल में आप सीड्स को सो करना चाहते हो। ठीक है? क्योंकि आपने सॉइल टाइप्स के बारे में, सॉइल के बारे में भी बहुत पढ़ा है। तो सॉइल इज द मीडियम जिसमें आपको उन सीड्स को रखना है। तो जब तक वो तैयार नहीं होगा, जिस तरह से आप अपने घर को मेंटेन करते हो, आप नया घर खरीदते हो तो आप उसमें जाने से पहले सबसे पहले सारी चीजें करते हो, व्हाइट वॉश कराते हो, पूरे घर की सफाई कराते हो, अपनी जितनी चीजें हैं घर की डेकोरेटिव आइटम्स वो सब प्लेस करते हो, तब जाके आप घर में एंट्री करते हो। उसी तरह से जब तक हम सॉइल को वेल प्रिपेयर नहीं करेंगे तब तक देयर इज नो पॉइंट कि हम उसमें जाके सीड्स सो करें। एग्री? सो द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड प्लोइंग। और आपने देखा होगा जब प्लोइंग होती है, बिकॉज ऑफ दीज पॉइंटेड एजेस मिट्टी टर्न होती रहती है। और जब किसान भी हल जोतता है तो जो आपके बैल हैं उनके पीछे जो प्लोइंग मशीन, जो प्लोअर लगाया होता है, वो भी यही कर रहा होता है, कंघी की तरह कॉन्स्टेंटली मिट्टी को खुरेद रहा होता है, टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल। और वो ऐसा क्यों करते हैं वो मैं आपको भी बताऊंगी। सो प्लोइंग ऑफ फील्ड्स इज डन बाय यूजिंग एन इम्प्लीमेंट विच इज कॉल्ड प्लो। दिस इज कॉल्ड अ प्लो. Plow are made up of wood or iron and they have an iron tip for easy penetration into the soil. और कई बार क्या होता है, अगर मिट्टी बहुत ही पुरानी है, बहुत ही सूख गई है, बहुत ही ड्राई है, आपने देखा वो कितनी जोर जोर से मारते हैं। ये पॉइंटेड टिप होने का रीजन ही यही है, ताकि अगर उसमें वाटर की कमी है, वो बहुत ड्राइड है, वो टूट ही नहीं रही, सो विद दिस शार्प एज वो इजिली ब्रेक डाउन हो जाए और लूजन अप हो जाए। द प्लोज आर पुल्ड बाय ट्रैक्टर्स और अ पेयर ऑफ बुलक्स। वो तब होता है जब आपका फार्म बहुत बड़ा है, क्योंकि अकेला आदमी इतने बड़े एरिया में तो हर जगह पे नहीं कर सकता। तो उस केस में हम बुलक कार्ट्स का यूज करते हैं। और मॉडर्न मेथड्स में बुलक कार्ट्स को भी रिमूव कराया जाता है क्योंकि मैनुअल पावर बहुत ज्यादा लगती है। सो जो लोग एक ट्रैक्टर अफोर्ड कर सकते हैं वो बुलक कार्ट्स की जगह पे एक ट्रैक्टर लगा देते हैं ताकि वो इजीली बैठे और उनको बहुत ज्यादा लेबर ना करना पड़े। एंड द सॉइल इज प्लोड। अब क्या एडवांटेजेस हैं, हम क्यों मिट्टी को बार बार लूज कर रहे हैं और उसको टर्न कर रहे हैं, उसका क्या रीजन है? जब आप सॉइल को लूजन अप करते हो, इट कैन इंप्रूव द एयर सर्कुलेशन, सॉइल पोरस हो जाती है। अब ये फीचर पोरोसिटी का आप क्लास 7 में भी पढ़ चुके हो जब आपने सॉइल चैप्टर पढ़ा था कि सॉइल का पोरस होना क्यों जरूरी है। यस, the roots can penetrate deeper into the soil and thus holding the plant firmly. तो अगर सॉइल अच्छी तरह से नीचे रूटेड है, क्योंकि अगर कहीं पे भी सॉइल ढंग से टूटी नहीं है, लूजन अप नहीं हुई है, तो रूट तो वहीं अटक जाएगा, वो नीचे जा ही नहीं पाएगा, पेनिट्रेशन ऑफ रूट्स होगा ही नहीं। तो सॉइल का लूजन अप होना बहुत जरूरी है। प्लोइंग एनहांसेस द वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। यस, वेरी ट्रू, क्योंकि अगर वो पोरस होगी, एज आई सेड, चाहे वो रूट्स हो चाहे वो वाटर हो, वो तभी अच्छे से सोक डाउन होंगे। कहीं पे भी पत्थर आ गया, बड़ा पीस आ गया जो टूटा हुआ नहीं है, वहीं पे ग्रोथ रुक जाएगी। Plowing uproots the weeds growing in the field and aids in the growth of microbes. Weeds के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन still here for your knowledge, weeds are unwanted plants जो हमें नहीं चाहिए। तो जब आप ये प्रोसेस करते हो और आप
सॉइल को प्लो करना शुरू करते हो तो बहुत सारे ऐसे जंगली पौधे जो मिट्टी के अंदर कहीं ना कहीं किसी भी रीजन से ग्रो कर जाते हैं, जो हमने नहीं किए, नेचुरली हो गए हैं और हमें उनकी जरूरत नहीं है, वो अपने आप अपरूट हो जाएंगे क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली सॉइल को टर्न कर रहे हो, लूजन अप कर रहे हो, राइट? तो अब आप इमेजिन कर सकते हो कि हमारी शुरुआत हमेशा स्टेप 1 से होती है और वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है. I hope it's clear. So now let's talk about step number 2. Step number 2 is leveling. अब मैंने खूब लेवलिंग कर ली, मैंने खूब प्लोइंग की, जिसमें मैंने खूब मिट्टी को ऊपर नीचे हर जगह से उसको खुरेद दिया, खुली हो गई, लूज हो गई. अब कहीं पे तो ऐसे ढेर लगा हुआ है, कहीं पे ऐसे ढेर लगा हुआ है और कहीं पे अनइवन हो गया. मैंने लूजन अप तो कर दिया नीचे से खुरेद के, ताकि मिट्टी हर जगह से पोरस रहे, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई अनइवन हो गया सॉइल, राइट? सो अब उसको लेवल अप करने के लिए हम लेवलिंग करते हैं. एंड एज यू कैन सी यहाँ पे हर पॉइंट पे कोशिश यही है कि सॉइल का लेवल बिल्कुल बराबर रहे. और ऐसा हम क्यों करते हैं? इट इज द प्रोसेस ऑफ pressing the pieces and crumbs of plowed soil into the ground to create a level surface. Leveling is done using iron planks. आप देख सकते हो ये आप किचन में भी बहुत तरह से यूज करते हो व्हेन यू आर कुकिंग फूड, और आप मैशर की तरह उसको यूज करते हो लेवल अप करने के लिए. तो यहाँ पे भी उसका एक बड़ा वर्जन आप यूज करते हो और आपका मोटिव ये होता है कि सॉइल जो है वो हर जगह पे लेवल्ड रहे. यस? अब एडवांटेजेस क्या है? लेवलिंग हेल्प्स टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन कॉज्ड बाय विंड एंड एयर. जैसा मैंने अभी बताया, जब आप सॉइल को प्लो करोगे तो कहीं पे तो सॉइल के लम्स बहुत बड़े हो जाएंगे क्योंकि सॉइल ऑलरेडी लूज फॉर्म में है. तो सेकंड स्टेप है हमें उसको हवा पानी से बचाना है, क्योंकि अब वो लूजन अप हो गई है. जैसे ही बहुत तेज हवा आएगी, पानी आएगा या कुछ भी नेचुरल कॉल आएगा, वो उड़ जाएगी, सारी मेहनत बेकार. तो इसीलिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि आफ्टर प्लोइंग लेवलिंग इज डन to prevent soil erosion. It helps in sowing the seeds uniformly and thus helps the plants to grow uniformly too. Sowing of seeds के टाइम पे बहुत सारे precautions हैं, जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं कि वो सही डेप्थ पे है कि नहीं. तो अगर हमारा लैंड ही लेवल्ड अप नहीं होगा तो सीड कितना ऊंचा जा रहा है और कितना नीचे जा रहा है आप उसको मेजर नहीं कर पाओगे. इसीलिए step number 2 is equally important. It helps in proper irrigation by allowing the water to get distributed uniformly. तो basically leveling का होना इसलिए ज़रूरी है ताकि हर चीज़ uniformly soil में distribute हो सके. Okay? So this is also a very important step. Now let's move to step number 3, जहाँ पे हम शुरुआत करते हैं अपने प्लांट को ग्रो करने की. और वो कैसे होता है? सही तरह के सीड्स को चुनना. अब आप सोचोगे कि मुट्ठी भर लिया, यू कैन सी द टाइप्स ऑफ सीड्स, हमारे घर में भी होते हैं बहुत सारे, तो सीड्स हम कंज्यूम करते हैं. यस? तो आप सब ये प्रैक्टिसेस अपने घर में भी कर सकते हो अगर आपको एक पॉटेड प्लांट भी लगाना है, राइट? आपके पास खेत नहीं, पर जब आप घर में एक छोटा सा पौधा भी लगाते हो, स्टेप्स वही रहते हैं. यस? सो आप घर में कोई भी इनमें से सीड ले सकते हो, लेकिन हम ऐसे मुट्ठी भर लेके सीड्स नहीं बो सकते. तो हमें क्या करना है? सबसे पहले सीड्स को सिलेक्ट करना इंपॉर्टेंट है. द सीड्स दैट आर यूज्ड टू कल्टीवेट न्यू क्रॉप्स हैव टू बी सिलेक्टेड वेरी केयरफुली and of high quality. The good quality seeds can either be bought from different sources or farmers can produce by their own. The selection of seeds is used to improve the quality of yields. अब मेरे पास एक लंप आया है, उसमें से आधे सड़ गए हैं, आधे गल गए हैं, और मैं सोचूं कोई बात नहीं डाल दो, तो क्या वो फायदेमंद होगा? आप तब सोचो कि चलो स्मॉल स्केल पे तो अगर आपने घर में एक पॉटेड प्लांट लिया चल जाएगा, लेकिन अगर यही चीज लार्ज स्केल में वो पूरे देश के लिए खाना उगा रहे हैं और अगर वो इस चीज का ध्यान नहीं रखेंगे, पूरी फसल पहले स्टेप पे ही डेड हो जाएगी, क्योंकि जो खराब सीड्स थे वो ग्रो ही नहीं करेंगे, राइट? और जब आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो आप हमेशा ये सोचोगे मैं जो भी सीड्स सो करूं उससे मेरा यील्ड बहुत अच्छा आए, राइट? जितना आना चाहिए उससे डबल आए. हर फार्मर यही विश करेगा क्योंकि इससे वो ज्यादा अर्न कर सकते हैं. एंड उसके साथ साथ फूड की कमी कभी भी कहीं नहीं आएगी, राइट? सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि अगर बेबी सीड्स हेल्दी नहीं होंगे तो प्लांट कभी हेल्दी ग्रो होगा ही नहीं. अगर आप ये जानते हुए भी उस सीड को सो कर रहे हो, यू आर मेकिंग द बिगेस्ट मिस्टेक योरसेल्फ. यस? एंड द पॉइंट्स शुड बी सीड्स शुड हैव हाई जर्मिनेटिंग कैपेसिटी. जर्मिनेशन कैपेसिटी होगी
हाई तभी तो वो टाइमली जर्मिनेट करेंगे, ग्रो करेंगे साइज में. ऑलराइट, एंड germinating period of seeds should be shorter. Yes, germinating period shorter होना चाहिए क्योंकि that helps the plant to quickly turn. saplings आने शुरू हो जाते हैं क्योंकि अगर वो बहुत ज़्यादा टाइम उस पर भी लेगा तो प्लांट देरी से हार्वेस्ट हो नहीं पाएगा टाइमली. Seeds should be free from infection. This is a very important point क्योंकि ये तो हम ना समझते हुए भी समझ सकते हैं. इन्फेक्शन से सीड्स दूर होने चाहिए, जैसे हमें कोई बीमारी, क्योंकि फिर तो प्लांट क्रॉप वहीं पे खत्म है. एंड द सीड्स शुड बी डिजीज रेजिस्टेंट. तो चाहे वो इन्फेक्शन हो चाहे वो डिसीज हो, आपको मेक श्योर करना है सीड्स हर तरह से बहुत हेल्दी है. आई होप यू ऑल एग्री. ओके, नाउ विद दिस वी मूव टू स्टेप नंबर 4 जो रिलेटेड हमारे सीड से है. वंस आई एम वेरी श्योर कि अब मेरे पास हेल्दी सीड्स है, with good qualities, infection free, disease free, now I can start my steps of sowing them. राइट, अब अगेन दैट्स अ टास्क. बहुत सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी जब आप सीड सो करते हो, और वो क्या है? There are first of all various methods used for sowing the seeds. The first is the traditional method, and what do you do in the traditional method? A funnel shaped tool is used to sow the seeds traditionally. Funnel सबने देखा हुआ है, जो जिसको आप घर में भी करते हो. समटाइम्स पापा की कार में हो सकता है, पापा की स्कूटी में हो सकता है, बिकॉज विद दैट यू स्टार्ट पोरिंग द ऑयल. वो फनल होता है जो ट्राइंगुलर शेप्ड होता है. तो पुराने टाइम में लोग सीड सो करते थे तो फनल को यूज करते थे, क्योंकि उससे एक तो आपको डेप्थ का पता रहेगा, दूसरा आपको आइडिया रहेगा कि कितने डिस्टेंस पे सीड सो करे जा रहे हैं. एंड देन ब्रॉडकास्टिंग, ड्रिलिंग, सीड ड्रॉपिंग बिहाइंड द प्लो, ट्रांसप्लांटिंग, ये सारे मेथड्स मॉडर्न मेथड्स हैं जो फार्मर जितना मनी इन्वेस्ट कर सकता है अपनी फार्मिंग प्रैक्टिसेस पे, दे कैन स्टिक टू दीज मेथड्स बिकॉज ये सारे मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं जिसके लिए दे हैव टू पे. ऑलराइट, सो व्हाट इज ट्रांसप्लांटिंग? It is a technique of moving a plant from a place where it has been growing and replanting at another site during the growing season. This is called transplanting. मैं बहुत छोटे में समझाती हूँ. बहुत स्मार्ट वे है ये. स्मार्ट वे इसलिए है क्योंकि फार्मर ने क्या किया, उसने सोचा कि मैं इसको डायरेक्टली बड़े फार्म में नहीं उगाता. उसने छोटी सी जगह पे बहुत सारे सीड्स लिए, उनको ग्रो किया, उनको हेल्दी कर दिया, अच्छे से खिला पिला के, अच्छे से मैन्योर, फर्टिलाइजर्स, हर चीज अच्छे से करी, और फिर उसको लगा इन सब में से जो बेस्ट कैंडिडेट्स हैं एज सीड्स इन द ग्रोथ, जर्मिनेशन हुई है जिनकी, जो बेस्ट कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि अगर 100 सीड्स डाले होंगे तो सबका लेवल ऑफ ग्रोथ अलग अलग होता है, लेकिन फार्मर को तो बेस्ट चाहिए. तो उसने क्या किया, 100 सीड्स उगाए, उसमें से जो बेस्ट कैंडिडेट्स होंगे वो उनको लेते हैं उसी पीरियड में और उसको जाके बड़े वाले फार्म में उगाते हैं, ताकि कोई चांस हो ही ना कि वो वहां खराब हो जाए या उसमें इन्फेक्शन लग जाए, उसमें डिसीज हो जाए या वो ग्रो ही ना करे. राइट, सो ये सारी स्मार्ट प्रैक्टिसेस हैं. सब कुछ वही है, इट्स ट्रांसप्लांटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वंस दैट फार्मर इज श्योर कि अब यहाँ पे कोई भी बीमारी नहीं लग सकती या क्रॉप खराब नहीं हो सकती या सीड्स जो हैं वो वेस्ट नहीं हो रहे. ऑलराइट, सो लेट्स टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो दिमाग में रखने चाहिए व्हेन यू आर सोइंग द सीड्स. सो द सीड्स शुड बी सोन एट द राइट डेप्थ. जैसा मैंने बोला, बहुत ज्यादा ऊपर करोगे तो चिड़िया कौवे खा जाएंगे उसको, क्योंकि विद द मूवमेंट्स ऑफ एयर, वाटर, सब कुछ सॉइल इधर उधर होती रहती है. राइट, और अगर आप जरूरत से ज्यादा उसको नीचे करोगे तो वो वहीं पे बिना एयर के ही डाई आउट हो जाएंगे, क्योंकि उनको हवा नहीं मिलेगी सांस लेने के लिए. यस. Secondly, the seeds should be sown at the right interval or spacing, because फिर क्या होगा, फाइट होगी. गाड़ी में अगर 3 लोगों की जगह है, अगर आप उसमें 3 लोगों की जगह 4 लोगों को बिठा दोगे तो क्या होगा, धक्का मुक्की होगी, कोई उधर से गिर जाएगा और कोई उधर से गिर जाएगा. राइट. दूसरा एग्जाम्पल, घर में अगर 3 लोगों के लिए खाना बना है, चौथा भी आ जाएगा तो क्या होगा, आप सब कम कम खाओगे ना, और फाइट होगी, उसने ज्यादा ले लिया, उसने खाना तो उतना ही है पर बंदे बढ़ गए. और यहाँ पे भी यही होगा, अगर उनके बीच में राइट स्पेसिंग नहीं है तो देयर विल बी फाइट फॉर फूड, वाटर और जो उनकी बेसिक नीड्स हैं, और उससे क्या होगा, अंडर डेवलपमेंट. सारे सीड्स जो हैं हेल्दी ग्रो नहीं होंगे. राइट, किसी को ज्यादा मिलेगा, किसी को कम मिलेगा.
द सीड्स शुड नॉट बी सोन इन अ ड्राई सॉइल। ये तो सबसे गलत बात हो जाएगी, क्योंकि वाटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट और वाटर से बहुत सारे मिनरल्स उनको मिलते हैं। तो अगर वो सही विद वाटर नहीं सो किए जाएंगे तो उनकी ग्रोथ होगी ही नहीं, बिकॉज वाटर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स फॉर अ प्लांट टू सीड टू जर्मिनेट। सो द सीड शुड नॉट बी सोन इन अ हाईली वेट सॉइल। ये कहानी बिल्कुल ऊपर वाले पॉइंट की तरह है, क्योंकि अगर वो हाईली वेट होगी तो एयर नहीं मिलेगी उनको, राइट? तो या तो जरूरत से ज्यादा ड्राई हो या जरूरत से ज्यादा वेट हो, दोनों ही केसेस में सॉइल सीड्स का सर्वाइव होना मुश्किल है, राइट? तो ये सारे पॉइंट्स जब हम सीड्स को सो करते हैं हमें मेक श्योर करना चाहिए, एंड ऑल दीज प्रैक्टिसेस, वेदर इट्स ब्रॉडकास्टिंग, वेदर इट्स ड्रिलिंग, वेदर इट्स ट्रांसप्लांटेशन, जब ये सब चीजें करी जाती हैं तो इन सब पॉइंट्स का दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। ओके, तो आधे फार्मर तो आप सब बन गए ये सारी टेक्निक्स पढ़ के, राइट? गो एंड विजिट अ नर्सरी। जब आप नर्सरी जाके वहां ये सब चीजें देखोगे तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी, राइट? नाउ लेट्स मूव टू स्टेप नंबर 5। अब मैंने सीड सो कर दिए, मुझे लगा मेरा काम खत्म हो गया, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब तो हमें उनका ध्यान रखना है। इट्स लाइक हमने एक छोटा सा बेबी प्लांट किया है, राइट? अब हमें उस बेबी का ध्यान रखना है ताकि वो बेबी बड़ा प्लांट में कन्वर्ट हो सके, नहीं तो एडल्ट बन सके, क्योंकि जब तक वो एडल्ट नहीं होगा तब तक हमारा खाना नहीं मिलेगा, हमारा जो मोटिव था उसको ग्रो करने का वो पूरा नहीं हो पाएगा। So step number 5 is very important to enrich the soil with nutrients to improve crop productivity. That is why manures and fertilizers are applied. I will give you an example. जैसे हम एक छोटा, मेरे लिए प्लांट्स को ग्रो करना इज लाइक एक छोटे बच्चे का ध्यान रखना है, तो यहाँ पे भी यही है, आप छोटे बच्चे के साथ कितना ज्यादा, बिकॉज अभी वो खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, तो जब आप एक छोटे बच्चा घर में आता है तो सबसे पहले सारा घर उसको खिलाने पिलाने में लगा रहता है ताकि वो हेल्दी रहे। सबसे बड़ा यही है, इम्यूनिटी बिल्ड करना। तो यहाँ पे भी आपने सीड सो कर दिया, अब आपको उसके खान पान का ध्यान रखना है, क्योंकि जितना न्यूट्रिशन हम देंगे उतना प्लांट में जाएगा, उतना वो हेल्दी होगा, एंड एज अ रिजल्ट उतना ही न्यूट्रिशियस उसका हार्वेस्ट होगा जो हम खाएंगे, राइट? तो इसमें हमारा फायदा है, और इसीलिए हम मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स का इस स्टेप में यूज करते हैं। अब कहानी आती है मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स में क्या फर्क है। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगी, सबसे इंटेलिजेंट थॉट होता है मैन्योर्स को यूज करना। आप सबको पता है मैन्योर्स कैसे बनते हैं, क्योंकि उसमें हम सारा ऑर्गेनिक वेस्ट यूज करते हैं, खाद बनाना, और वो बहुत हेल्दी है। जैसा मैंने बोला, आप वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट यूज करते हो, तो इसमें हमें कोई नुकसान नहीं है, कोई भी नुकसान नहीं है। जितना भी हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट डिकम्पोज हो जाता है वो हमारे लिए मैन्योर बन जाता है, और हम उसको प्लांट में ऐड कर देते हैं। इससे सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज होती है और आपका वेस्ट भी यूज हो जाता है। इसके एग्जाम्पल्स वही है, फार्म यार्ड मैन्योर, ग्रीन मैन्योर, कंपोस्ट मैन्योर, हर तरह की मैन्योर्स। लेकिन एक प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम ये है, हम अपनी नीड के हिसाब से उसको मॉडिफाई नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, कुछ प्लांट्स हैं उनको न्यूट्रिशनल नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट ज्यादा चाहिए। मैन्योर के केस में तो जो है वो है, जो वेस्ट से डिराइव होगा आपको वही ऐड करना है। मैं एक्स्ट्रा चाहूं कि नाइट्रोजन मुझे डालना है, वो मैं नहीं डाल पाऊंगी, क्योंकि उसके लिए कोई स्पेशल मैन्योर नहीं होता। लेकिन ये फायदा हमें देते हैं फर्टिलाइजर्स, बिकॉज दे आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्रीज। Fertilizers are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. तो इस केस में क्या होता है, इस केस में एक्चुअली में हम अपनी नीड के हिसाब से उस फर्टिलाइजर को पिक कर सकते हैं, बिकॉज दे आर मैन मेड। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये आता है, आप उसे जितना कम यूज करें, जहां जरूरत ना हो वहां ना करें, क्योंकि फर्टिलाइजर्स जो हैं वो इनऑर्गेनिक हैं एंड दे आर बेसिकली केमिकल्स। तो कहीं ना कहीं जब वो खाद में जा रहा है, जब वो मिट्टी में जा रहा है, तो वो आपके खाने में भी आएगा। यस, इसीलिए बोला जाता है कि अच्छी तरह से आप जब भी ग्रेन्स खाते हो उनको भिगो के रखो पानी में आधा घंटा, ताकि जितना मैक्सिमम निकल सके जो ऊपर स्प्रे किया जाता है वो निकल जाए, चाहे वो फर्टिलाइजर्स हों, चाहे आगे हम पढ़ेंगे जो केमिकल्स आप पेस्ट और इंसेक्ट से बचाने के लिए करते हो, वो सारी चीज़ें हैं। तो बेसिकली मैन्योर से आपको कोई नुकसान नहीं है, वो अगर खाने में भी जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फर्टिलाइजर्स कैन हार्म, चाहे 0.1% जाए, लेकिन अगर फार्मर बहुत ज्यादा यूज कर रहा है, हमें तो नहीं पता चल रहा खाने को देख के कि उसमें कितना फर्टिलाइजर यूज किया हुआ है, राइट? पर आपने घर में ये चीजें सुनी होंगी, आजकल इंजेक्शन वाले खाने आते हैं, आजकल नकली तरीके से उनको पकाया जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा,
राइट तो वो कहीं ना कहीं बातें इनकी तरफ ही पॉइंट करती हैं. सो एज अ चाइल्ड यू शुड नो, एज अ साइंस स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए कि ये टर्म्स क्यों यूज की जाती हैं. एंड एट टाइम्स खाने का टेस्ट वो चीज बता देता है. All right, so this is the basic difference and a very important difference among fertilizers and manures. Now let's move to step number 6. हमने पूरा ध्यान रखा कि मिट्टी जो है वो हेल्दी रहे ताकि हमारा जो सीड है वो अच्छी तरह से जर्मिनेट हो जाए. अब स्टेप आता है इरिगेशन, उसको पानी देने का. जैसा मैं पहले भी बता चुकी हूँ, पानी बहुत सारे मिनरल्स कैरी करता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है उस वाटर का सही अमाउंट में उसको देना. So irrigation is the supply of water to the crops in regular time intervals. Time and repetition of irrigation varies from one crop to crop, from different soil types as well as from season to season. Yes, and traditional methods, मोट, चेन पुली, धेकली, रावत, इन सब में आप देख सकते हैं ये सारे ट्रेडिशनल मेथड्स थे, क्योंकि पुराने टाइम बहुत सारी, जैसा मैंने बोला, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज नहीं यूज हो पाती. और आज के टाइम में भी अगर कोई फार्मर बहुत ही ज्यादा रूरल एरिया से है तो वो यही स्टेप्स पे डिपेंडेंट रहते हैं. इसीलिए रेन पे उनकी बहुत नजर होती है, क्योंकि जब बारिश टाइमली आएगी ये सब करने का उनको जरूरत नहीं पड़ेगा, बिकॉज दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ लेबर. राइट, तो यहां पे ध्यान ये रखना है जो ऊपर बताया गया है कि यस, क्रॉप टू क्रॉप वाटर वेरिएट होता है. इट्स जस्ट लाइक अस, हम सब एक तरह से पानी नहीं पीते. एडवाइस किया जाता है ना इतना ही पीना चाहिए नॉर्मल एवरेज ह्यूमन बीइंग को, तो इसी तरह से प्लांट्स का भी एक इंटरवल होता है कि इतना हमें उनको पानी देना ही देना है. बट येस, अगेन डिपेंडिंग ऑन द वेराइटी ऑफ क्रॉप एंड द टाइप इट इज, वाटर कैन वेरिएट. सो वेरी इंपॉर्टेंट. स्टेप नंबर 6 is again a modern method of drip irrigation system. So अभी जो हमने पुरानी स्लाइड में पढ़ा था तो हम सारे ट्रेडिशनल मेथड यूज कर रहे थे, किस तरह से रूरल एरियाज में लोग यूज करते हैं. और मैंने जैसा बताया कि अगर बारिश आ जाती है तो उन सबसे कोई कुछ नहीं होता, क्योंकि वहां पे आपका लेबर बचता है, राइट, पानी बचता है, बिजली बचती है. क्योंकि अगर आप मॉडर्न मेथड यूज करोगे उसमें इरिगेशन की जरूरत भी पड़ेगी. लेकिन एडवांस मेथड्स में हम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम यूज करते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम यूज करते हैं. और आपने ये दोनों सिस्टम बहुत अच्छे से पढ़े हैं. ये स्प्रिंकलर सिस्टम है, आप देख सकते हैं किस तरह से फाउंटेन के साथ, आपने देखा फाउंटेन्स की फॉर्म में वाटर स्प्रिंकल होता है, इसीलिए इसको स्प्रिंकलर सिस्टम बोलते हैं. इससे क्या है, एक तो पानी कम लग रहा है, दूसरा ये पानी जो है वो वेस्ट नहीं होगा, बिकॉज कम अमाउंट में जा रहा है तो जो सॉइल है उसको बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करती है. राइट, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट ड्रिप इरिगेशन, तो आपने ये टेक्निक पढ़ी थी. ड्रिप इरिगेशन में हम क्या करते हैं, हम एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जो हम सॉइल के डीपली अंदर प्लेस कर देते हैं. राइट, कुछ उसका एक मेजरमेंट होता है डेप्थ का, क्योंकि वहां क्या होता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर आता है और वो सॉइल में जाता है. तो एक तो पानी कम लगा, दूसरा ये है कि वो डीप प्लेस करने का मतलब ये है कि जो नीचे तक है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप बहुत अच्छा एब्जॉर्प्शन देता है, ताकि पानी जल्दी से इवेपोरेट ना हो, लॉस्ट ना हो एनवायरमेंट में वेस्टेज की तरह. राइट, तो ये दोनों बहुत स्मार्ट टेक्निक्स हैं जो मॉडर्न इरिगेशन मेथड्स में यूज किए जाते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टेप नंबर 7, जहां पे अब हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम सीड को अच्छे से खाना पानी दे रहे हैं. अब आएगा आउटग्रोथ्स, क्या क्या उसका इफेक्ट होगा वो आना शुरू हो जाएगा. एंड वन ऑफ देम इज द अनवांटेड प्लांट्स, जो मैंने आपको इनिशियली बताए थे. Weeds grow along with crops and compete with them for nutrient, water, space, as well as for the sunlight. Thus, weeds affect the growth and development of the crop. And the removal of weeds is called weeding. The process of weeding is an absolute necessary to increase the productivity of crops. मैं दोबारा से वही एग्जाम्पल रिपीट करूंगी. अगर घर में 5 लोगों का खाना बन रहा है, 6 लोग आ गए हैं या 7 लोग आ गए हैं, उससे बढ़ जाते हैं, तो आप सबको क्या करना पड़ेगा, अपने खाने पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा. सबको उनकी डेली रिक्वायरमेंट नहीं मिलेगी. यही कहानी है वीड्स की. वो अनवांटेड, जैसे अनचाहे मेहमान होते हैं ना, वो वैसे हैं. और आपने अगर घर में कभी गार्डनिंग किया तो आपने देखा होगा, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे प्लांट्स अपने आप उग जाते हैं आपके सेम पॉटेड प्लांट में. हमने तो उसके लिए कोई सीड सो नहीं किए, कोई प्रैक्टिस नहीं की, पर वो आ जाते हैं. एंड What are they coming and doing? वो हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं दे रहे, बट ले रहे हैं, क्योंकि जितना भी न्यूट्रिशन आप उस प्लांट को दे रहे हो वो उसके बराबर हिस्सेदार बन जाते हैं और डिविजन होता है. अब मुझे वीड्स तो चाहिए नहीं थे क्योंकि वो मुझे कोई क्रॉप नहीं दे रहे, लेकिन जो मेरा नॉर्मल प्लांट ग्रो कर रहा है उसकी प्रोडक्टिविटी में फर्क आ जाता है.
यस वो ले लेता है जो मुझे नहीं करना। सो इसीलिए आप माली को बुलाते हो रेगुलरली, आपको हमेशा अपनी क्रॉप्स चेक कराने चाहिए। एंड आपने देखा होगा बहुत बार वो प्लांट्स को ऐसे ही अपरूट कर लेते हैं क्योंकि वो बहुत कमजोर होते हैं, आप खुद भी कर सकते हो, एंड दे जस्ट ग्रोइंग लाइक दैट। So they can be controlled by either using weedicides, which is a chemical sprayed in the fields to kill all available weeds. Weedicides are not harmful to crops, and Dalafan, Metocolor and Simazine are examples of weedicides. बहुत सारे examples हैं, आपसे 2-3 भी याद रखोगे, but yes, आपकी नॉलेज में रहने चाहिए कौन से weedicides होते हैं। अब weedicides भी one of them है, क्योंकि जब आप भी कोई फ्रूट कंज्यूम कर रहे हो रॉ स्पेशली, तो आप ये सोचकर चलो सब पे दवाइयाँ छिड़की हुई होंगी, तभी बोला जाता है आप जब उनको टच करते हो तो आपको दिखता है कुछ स्टिकी स्टिकी है। इसीलिए मैं बता रही थी कि आपको हमेशा एडवाइस किया जाता है कि उनको सोक करके रखो हाफ एन आवर या ओवरनाइट कर दो। तो उससे 100% तो आप चीज़ों का इफेक्ट कम नहीं कर सकते, लेकिन बहुत परसेंट तक वो कम हो जाता है। स्पेशली जब आप दालें कंज्यूम करते हो, हमेशा उनको हाफ एन आवर 2 आवर्स के लिए सोक करके रखो। प्लीज एडवाइज योर मॉम्स टू डू दैट, या जो भी आपके घर में खाना बनाता है, बिकॉज दिस इज व्हाट यू आर स्टडिंग। और ये स्टडी जो है आपके अंदर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए है, नॉलेज क्रिएट करने के लिए। नाउ लेट्स मूव टू स्टेप नंबर 8 एंड दैट्स कॉल्ड हार्वेस्टिंग। Now harvesting is the process of removal of entire plants or economic parts after maturity, क्योंकि हम इसी दिन का इंतजार करते हैं बेसिकली अब आपका रिजल्ट क्या है। तो हार्वेस्टिंग वाला पीरियड होता है हमारा रिजल्ट देने वाला पीरियड। इतनी मेहनत की, इतना कुछ हमने स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखा, तो अब हमारा यील्ड कैसा है, हमारा प्रोडक्शन कैसा है। सो दैट इज कॉल्ड अ हार्वेस्टिंग स्टेज। सो द इकोनॉमिक प्रोडक्ट मे बी ग्रेन, seed leaf, root or entire plant. The remaining portion of the stem that is left on the field after the harvest is known as stubble. जो हम फिर भी फेंकते नहीं है, उसे भी हम यूज करते हैं एज चारा, या आप अगेन उससे वेस्ट क्रिएट कर सकते हो, जैसे एनिमल्स खाते हैं फॉडर, उसमें यूज हो जाता है अपना हार्वेस्ट लेने के बाद। ट्रेडिशनली आपने देखा होगा कि लोग ये यूज करते हैं, और अभी भी बहुत जगहों पे यूज किया जाता है जहाँ लोग खुद मैनुअल लेबर होते हैं, अगर वो बहुत पुअर हैं, वो लेबर अफोर्ड नहीं कर सकते और वो टोटली फार्मिंग पे डिपेंडेंट है, तो उन केसेस में वो इन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं हार्वेस्ट लेने के लिए, राइट। एंड मॉडर्न हार्वेस्टर्स होते हैं ये, जहाँ पे उसको अफोर्ड करना इज ऑल्सो अ टास्क। एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड दिस हाई मशीनरी, जैसा मैंने बोला। तो जिसका जितना बजट होता है वो उस हिसाब से, और कितना बड़ा फार्म है, अगर आपका फार्म छोटा है और आप घर के लोग उसको मैनेज कर सकते हो, उन केसेस में तो आप हमेशा ट्रेडिशनल मेथड यूज करोगे। लेकिन जहाँ पे आपको लगता है कि यू हैव अ वेरी बिग फार्म और 4-5 फार्म्स हैं और घर में इतने लोग नहीं हैं, तो टाइम सेविंग होता है, राइट। दूसरा आपका लेबर बचाता है। सो उन केसेस में हम मशीन्स का यूज करते हैं जो हार्वेस्ट करने में हेल्प करते हैं और हमारा बहुत सारा टाइम सेव करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट the process of beating out grains from the harvested crop plant is called threshing. उसमें तो सिर्फ कटाई हुई थी, अलग अलग कर दिया, हार्वेस्ट को निकाल दिया कि ये हमारा बचा हुआ पार्ट है और ये हमारा यील्ड है। लेकिन अब यील्ड को हम पौधों से कैसे अलग करेंगे, क्योंकि जिस तरह से आपने अगर अपने घर में देखा होगा कभी, तो मम्मी छोलिया लेके आती हैं, बिकॉज आप टू योर नॉलेज छोलिया इज अ काइंड ऑफ वीड। ऐसे बहुत कम वीड्स है जो हम खा सकते हैं, हम सारी तरह के वीड्स नहीं खाते, क्योंकि मैंने जैसा बोला वीड्स अनवांटेड प्लांट है। लेकिन छोलिया जो आप खाते हो, दैट्स अगेन अ वेरी रेयर एग्जाम्पल ऑफ वीड्स जो आप खाते हो। तो आपने उसको देखा होगा, वो झाड़ी के साथ होता है जिसको आप अलग करते हो, वो अपने हाथ से करते हो। लेकिन जब इतने मासेस में आप गेहूं अगर हम सारा पेड़ से तोड़ के ले आएंगे, तो हमारे पास तो किसी के पास इतना टाइम नहीं है उसको अलग करना, एंड उसी के लिए ये प्रोसेस होता है जिसको हम थ्रेशिंग बोलते हैं। एंड एज यू कैन सी दिस फार्मर, वो क्या कर रहा है, वो ये जो ड्राइड ग्रेन जो उसने हार्वेस्ट उतारा है उसको बहुत जोर से एक हार्ड सरफेस पे बीट करते हैं, हिट करते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, बिकॉज वो ड्राई हो जाता है, उसमें से ग्रेन, बिकॉज वो ड्राई है तो एकदम क्रैक हो जाएगा आप जैसे ही उसे हार्ड सरफेस पे हिट करोगे, और उसमें से दाना अलग हो जाएगा। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड threshing. So threshing is done to take out the grain from its outer covering which is called chaff, और ये chaff जो बच जाता है वो हम बाद में एज फॉडर हम कैटल को खिलाते हैं। तो दोनों चीजें इक्वली यूटिलाइज हो जाती हैं। So it is done manually or by mechanical method. In large farms, harvesting is done by a big machine called harvester or combine,
विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्वेस्टर एंड थ्रेशर, जो आप यहाँ देख सकते हो। इसमें दोनों स्टेप्स हो रहे हैं, इसमें हार्वेस्टर भी लगा हुआ है जो पहले उसको यू कैन सी जो कटाई करेगा, और फिर उसके बाद इस मेथड से जहां पे थ्रेशर लगा हुआ है आप देख सकते हो ग्रेन्स और चाफ भी अलग हो रहे हैं। अगेन ऐसे ये एक मॉडर्न मेथड है। सो अफोर्ड करना इज इन द हैंड्स ऑफ द फार्मर, बट अगर उनके पास ये फैसिलिटी नहीं है तो उनका जो मैनुअल लेबर है वो उसका यूज करते हैं और इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, राइट। तो अब हमारे पास हार्वेस्टिंग के बाद, थ्रेशिंग के बाद हमारा ग्रेन आ जाता है। तो आप देख सकते हैं उसके बाद अभी भी जो मेरे पास ग्रेन है उसमें कुछ इंप्योरिटीज होंगी क्योंकि वो आपने नीचे से उठाया, राइट, उठाया ना, तो आपने उसको बीट किया थ्रेशर से, उसको अलग किया। अब ग्रेन तो हमारे पास इकट्ठा हो गया पर वो प्योर नहीं है, अभी भी बहुत सारी इंप्योरिटीज उसके साथ स्टिक्ड हैं, जिसके लिए हम विनोइंग का यूज करते हैं। और विनोइंग का जो बेसिक लॉजिक है वो यही होता है क्योंकि जब आप थ्रेशिंग करते हो तो उस टाइम पे ग्रेन भारी होता है और जो ग्रेन के साथ इंप्योरिटीज चिपकी हुई होती हैं, जो चाफ वाली होती हैं, वो बहुत ही लाइट नेचर की होती हैं। आपने बहुत सारे चक्की के पास लेडीज को देखा होगा विनोइंग करते हुए। किसान आज भी अगर हम गांव में जाएं, विलेज में जाएं, वहां पे वो यही प्रैक्टिस करते हैं, अपने हाथों से ग्रेन और उसकी इंप्योरिटीज को अलग करते हैं। So it is the method in which heavier components of the mixture are separated from the lighter substance with the help of wind। वहां पे एक पंखा चल रहा होता है, वो पंखा क्या करता है, फोर्स लगाता है जिससे जो हल्का वाला इंप्योरिटीज होती हैं वो सब उड़ जाती हैं। जैसा आप मूंगफली खाते टाइम करते हो, छिलका ऐसे ऐसे रब करते हो और करते हो ताकि वो जो हल्के वाला पोर्शन है वो उड़ जाए और आपके पास प्योर मूंगफली बच जाए, राइट। तो हम यही सेम लॉजिक लगाते हैं ग्रेन्स के साथ। This method is used for separating grains from husk after the process of threshing, and threshing is the process of separating grain from the chaff। तो जैसा मैंने बोला this is a traditional method जहां आज भी लोग इस चीज को फॉलो करते हैं, and this is a winnowing machine जहां पे अगेन मोटर इज एसोसिएटेड, तो ये मोटर की हेल्प से चलता है जहां पे अगेन हवा आती है और हमारा ग्रेन और इम्प्योरिटी सेपरेट आउट हो जाते हैं। सो दिस इज अ फास्टर मेथड, एज यू नो उसमें आपका मैनुअल लेबर लगता है, राइट, यू नीड समबडी टू डू दिस प्रोसेस, बट यहाँ पे आपको किसी की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ मशीन की जरूरत है, राइट। तो इसके बाद सफाई हो गई अच्छी तरह से, हमारे पास हमारा हार्वेस्ट आ गया, वी आर वेरी हैप्पी। और उसके बाद अब आती है स्टोरेज की बारी। स्टोरेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने शुरू में बोला था कि आप सब कुछ दीन ईमान से कर रहे हो और आप लास्ट में आके थोड़ी सी भी लापरवाही करोगे तो जितनी मेहनत थी वो सारी बेकार हो जाएगी। क्योंकि अगर इस स्टेप पे कोई कीड़ा लग गया, इस स्टेप पे कुछ भी इंफेक्शन आ गया तो आपका सारा हार्वेस्ट वेस्ट है, वेस्ट। और वो इतने महीनों का जो टाइम है वो कहाँ से लाओगे, right? So it is important to store grains because high temperature, high moisture, yes, because grains के लिए टेम्परेचर रेंज भी बहुत जरूरी है। इसीलिए आपने कोल्ड स्टोरेजेस के नाम सुने हुए हैं। हम कोल्ड स्टोरेजेस क्यों बनाते हैं, किस लिए चीज़ों में रखा जाता है, ताकि मेक श्योर करें कि टेम्परेचर वो ना आए जहाँ पे वहाँ इन्फेक्शन आ जाए। आपको पता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं, कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है और आपको मेक श्योर करना है वहाँ पे कोई भी रॉडेंट, बर्ड्स, इंसेक्ट्स ना घूमे। एक ने भी जाके काट लिया, छेद कर दिया, सारे ग्रेन्स बाहर आ गए, उसमें अपना एक्सक्रीटा छोड़ दिया, सब खराब हो जाएगा। सो दिस इज अ वेरी वेरी क्रूशियल पॉइंट जहाँ पे बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर, हाई मॉइस्चर, ग्रेन क्वालिटी can be affected and can cause a rapid decline in germination, color, oil composition and many other characteristics of grains. The grains so separated are dried in the sun। ये सबने देखा है सूरज में सुखाते हुए, धूप में सुखाते हुए, क्योंकि वो बेस्ट प्रैक्टिस है। एंड स्टोर्ड इन सीलोज एंड ग्रैनरीज। हम घर में भी जैसे ही बारिशों का सीजन आता है, यू हैव सीन योर मदर्स, वो सबसे पहले जाके सारे घर के दाल चावल सबको धूप लगवाना शुरू कर देते हैं, बिकॉज दैट्स द बेस्ट प्रैक्टिस। उससे क्या होगा, मॉइस्चर नहीं मिलेगा, जिस मॉइस्चर में बहुत सारे बैक्टीरियाज इन्फेक्शंस ग्रो करते हैं। तो ये बेस्ट मेथड है। और फिर उसके बाद सीलोज और ग्रैनरीज में स्टोर किया जाता है। ग्रैनरीज होते हैं ये लॉग्स, आप कट्टे देख सकते हो जिसमें आप स्टोर्स को ग्रेन करते हो, ग्रेन्स को स्टोर करते हो। और ये है सीलोज, जो बहुत बड़े बड़े चेम्बर्स होते हैं हमारे, जिसमें हमने ग्रेन्स को स्टोर किया हुआ है। दे आर लार्ज सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स विच प्रोटेक्ट द ग्रेन्स फ्रॉम मॉइस्चर, एज मॉइस्चर गिव्स अ सूटेबल एटमॉस्फेयर फॉर बैक्टीरिया टू ग्रो, जो मैं बता चुकी हूँ। सो शुरू से लेकर एंड तक हर स्टेप इक्वली इंपॉर्टेंट है।
यस क्योंकि इसके बाद आती है ड्यूटी कमर्शियल यूज की, जहां पे कमर्शियली इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वेरियस चैनल्स में। ये सारी चीजों का ध्यान वहां पे भी रखा जाता है, क्योंकि आप अगर उसको एक स्टोरेज से दूसरे स्टोर पे पहुंचा रहे हो, अगेन जितनी प्रैक्टिसेस आप यहाँ करोगे वहां पे भी करनी पड़ेंगी आपको। पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फंगीसाइड सब कुछ स्प्रे करना पड़ेगा इनके ऊपर, ये मानते पहचानते हुए कि ये जब तक स्टोर पे ना पहुंच जाए इनको किसी भी तरह का इंफेक्शन, बैक्टीरिया, फंगस कुछ भी ना लगे, राइट। एंड वो भी जो किया जाता है बहुत ध्यान से किया जाता है, बहुत सोच समझ के किया जाता है, जहां पे आपको मेक श्योर करना चाहिए आपका मुंह ढका हुआ, क्योंकि आप केमिकल स्प्रे कर रहे हो, राइट। तो आपको अपने आप को सेव करते हुए ये सारी प्रैक्टिसेस फॉलो करनी पड़ेंगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्रीन रेवोल्यूशन, क्योंकि इसकी स्टोरी जो है हमारे सारे स्टेप से जुड़ी हुई है। तो जैसा कि नाम आपको बता रहा है, इट्स अ रेवोल्यूशन, इट वाज अ रेवोल्यूशन, और इसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों बोलते थे? The Green Revolution was a period that began in 1960s, during which agriculture in India was converted into a modern industrial system by the adoption of technology such as the use of high yielding variety, जिनको हम HYV सीड्स बोलते हैं। हाई यील्डिंग का मतलब शुरुआत की बात थी जब आप सीड सिलेक्ट कर रहे थे, उस टाइम पे हमने ये बात ध्यान में रखी थी कि सीड सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो डिसीज फ्री होने चाहिए, इन्फेक्शन फ्री होने चाहिए, उनका शॉर्ट जर्मिनेशन पीरियड होना चाहिए। तो ये सारी क्वालिटीज जो होती हैं हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स में होती हैं, क्योंकि हम 100% श्योर होते हैं कि अगर हम ये वाली क्वालिटी सीड्स लेंगे इसमें हमारा प्रोडक्शन हाई क्वालिटी का ही आएगा। मैकेनाइज्ड फार्म टूल्स, आपने हर स्टेप पे दो चीजें पढ़ी, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। तो मैकेनाइज्ड टूल फार्म टूल्स की बात करें तो ये सारे मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं, क्योंकि वो ज्यादा एक्यूरेट होंगे, आपका टाइम सेव करेंगे और एफिशिएंसी 100% होगी उनमें। देन इरिगेशन फैसिलिटीज, अगेन ये सारे ड्रिवन है टू द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो हम टाइमली इरिगेशन में, फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में इंट्रोड्यूस करते गए। एंड यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, ये सब चीजें जब इंट्रोड्यूस की गई थी, ट्रेडिशनल मेथड से मॉडर्न मेथड्स में जंप किया गया था, तो उस पीरियड को हमने ग्रीन रेवोल्यूशन नाम दिया था। एंड इट वाज स्टार्टेड बाय डॉक्टर MS स्वामीनाथन, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, एंड इट बिकेम सक्सेसफुल बाय द कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज, साइंटिस्ट एंड फार्मर्स, क्योंकि इसके बाद दे वर एबल टू मेक देयर कंट्री सेल्फ सफिशिएंट। बाहर का तो छोड़ो, ग्रोथ तो बाद में हुई, आपने बाहर से कमाई बाद में की, पहले आप अपनी कंट्री को फूड में सेल्फ सफिशिएंट बना सके, वो सब तब हुआ था जब हमने ये सारा शिफ्ट ट्रेडिशनल मेथड से मॉडर्न मेथड्स में किया। एंड दैट्स व्हाई ग्रीन रेवोल्यूशन इज स्टिल रिमेंबर्ड टुडे, बिकॉज इट वाज अ ग्रेट revolution which was brought by Dr. MS Swaminathan in the field of agriculture. सो इन पार्ट 2 जितने स्टेप्स हमने पढ़े, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आए और आप ये सारी प्रैक्टिसेस इजीली एक्सप्लोर कर सकते हो और एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। सो टिल देन वेट फॉर पार्ट 3।